गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह का अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जो कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। यहाँ पर देखिए भीमराव अंबेडकर किस प्रकार के समाज की कल्पना इस भारतीय समाज में करते हैं। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता ये तीन तत्व हैं जो आदर्श समाज में अनिवार्यता होने चाहिए। इससे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी हम पहुंच सकते हैं। आज जो जाति मजहब आधारित विषाक्त और सामाजिक राजनीतिक माहौल है, इसमें इस लेख की प्रासंगिकता अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा महसूस होती है। B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। वास्तव में सही बात है कि अगर जातियों के विरुद्ध है तो फिर समाज की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, ये प्रश्न वास्तव में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। समता यानी समानता का भाव, भ्रातृता यानी भाईचारे का भाव। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। इसका मतलब, इस गतिशीलता का मतलब है जैसे किसी समाज के किसी वर्ग में, उच्च वर्ग में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है तो वो परिवर्तन समाज के निम्न वर्ग तक पहुंचना चाहिए। इतनी गतिशीलता समाज में होनी चाहिए। ऐसे समाज के बहुविधि यानी बहुत सारे हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनके रक्षा के प्रति सजग यानी जागरूक रहना चाहिए। मतलब ऐसे नियम जिनसे समाज का अनेक तरीकों से हित हो, उन सबकी रक्षा के प्रति हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में बिना बाधा अबाध यानी बिना बाधा संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। आज क्या हो रहा है, आज जाति और मज़हब पर आधारित समाज के कारण एक निम्न जाति का वह व्यक्ति उच्च जाति के व्यक्ति से आसानी से मिल नहीं पाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में बिना बाधा के संपर्क होने चाहिए और ऐसे साधन और अवसर उपलब्ध होने चाहिए। B.R. अम्बेडकर का कहना है कि तात्पर्य यह है कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का भी यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या है आपके आधार पर? तो देखिए, लोकतंत्र के बारे में बताते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, कि एक पैटर्न मात्र नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। अंडरलाइन करना इसको। लोकतंत्र की परिभाषा पूछी जा सकती है इनके आधार पर। तो इन्होंने क्या कहा कि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, बल्कि लोकतंत्र वास्तव में सामूहिक जीवनचर्या जो है उसका एक रीति है, तरीका है, मार्ग है तथा समाज के सम्मिलित अनुभव जो एक दूसरे का बांटे जाते हैं, एक पीढ़ी में एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाते हैं, इन्हीं के आदान प्रदान का नाम क्या है? लोकतंत्र है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। इसी प्रकार भाईचारे की बात खत्म हुई, अब बात आती है स्वतंत्रता की। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? आज वर्तमान में स्वतंत्रता की परिभाषा हम क्या मान चुके हैं? हमें हर तरह से स्वतंत्रता प्राप्त है, हमने इसी को स्वतंत्रता मान लिया है, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता ये नहीं है। स्वतंत्रता क्या है? देखिए अब आप कि गमनागमन की स्वाधीनता हमें प्राप्त है। गमनागमन कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। जीवन की तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे, क्योंकि आज हमें जीवन की सुरक्षा और शरीर की सुरक्षा का पूरा अधिकार है। इसी प्रकार संपत्ति का अधिकार भी है। जीविका उपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने का भी अधिकार है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। कि अर्थ में भी स्वतंत्रता पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है।
तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए। कहने का अभिप्राय है कि फिर मनुष्य अपनी शक्ति का उचित प्रयोग करे, प्रभावशाली प्रयोग करे, कुशलता से प्रयोग करे, इसकी स्वतंत्रता क्यों नहीं। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि रोजगार चुनने की स्वतंत्रता जाति के आधार पर क्यों निर्धारित है, उसे खुली छूट क्यों नहीं है कि वो रुचि के आधार पर अपने रोजगार का, अपने व्यवसाय का चयन कर सके, ये स्वतंत्रता क्यों प्राप्त नहीं है। तब देखिए अब इसका विरोध कौन करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि जाति प्रथा के पोषक यानी जाति प्रथा की परंपरा को पालने वाले जो लोग हैं वो जीवन की, शारीरिक सुरक्षा की तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु किसको स्वीकार नहीं करेंगे, मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता अगर प्रदान की जाएगी तो इस स्वतंत्रता का अर्थ क्या होगा, अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, और ये तो उन जाति प्रथा के पोषक के आधार पर किसी को नहीं है। तो उसका अर्थ क्या हो गया, फिर उसे गुलामी में जकड़ कर रखना, दासता यानी गुलामी, अंडरलाइन करना इसे, ये भी पैराग्राफ महत्वपूर्ण है, दासता की भी परिभाषा पूछी जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ उसे दासता में जकड़ कर रखना होगा, क्योंकि दासता यानी गुलामी केवल कानून के अंदर बंधे रहना या कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता है। दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरों लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। जैसे मैंने जो नियम निर्धारित कर दिए उसी में तुम्हें जीवन जीना पड़ेगा, मैंने जो कर्तव्य बता दिए तुम्हें वही करने पड़ेंगे, तो फिर ये आप क्या हो गए, मेरे गुलाम हो गए, मेरे दास हो गए। तो इसे दासता कहा है यहाँ पर। ये दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए क्या करना होना पड़ता है, विवश होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है। ये भले ही कानून नहीं कहता, ये स्थिति कानूनी पराधीनता नहीं है, नहीं होने पर भी आज भारत देश में पाई जाती है। उदाहरणार्थ जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहाँ कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध क्या करने पड़ते हैं, अपने पेशे, अपने व्यवसाय, अपने रोजगार को अपनाना पड़ता है, उनका चयन करना पड़ता है। दो बात तो क्लियर हुई, स्वतंत्रता और भाईचारा। अब तीसरी बात है समता यानी समानता। अब समानता क्यों नहीं है, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे पैदा हुए तो वंशवाद के आधार पर भी हो जाता है, शारीरिक वंश परंपरा, पिता जो थे वो पुत्रों को अपने आप मिल जाता है। तीसरा होता है मनुष्य अपने प्रयत्नों से होता है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग कारण बता रहे हैं कि क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा था। क्यों? क्योंकि समता का वास्तविक मतलब क्या है इसे कोई समझा नहीं पाया। तो समता के आलोचक ये कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, और वास्तविकता भी है, किसी की योग्यता ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, परंतु क्या हम उसे आगे बढ़ने का अवसर नहीं देंगे, क्या योग्यता के विकास का अवसर नहीं देंगे कि वो हमारी बराबरी पर आ सके। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देते और इसी कारण हम उसे अपने समान नहीं मानते, और उनका ये तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी ये विशेष महत्व नहीं रखता। क्योंकि शाब्दिक अर्थ में अगर समता असंभव होते भी ये नियामक सिद्धांत है, मतलब समता असंभव है फिर भी ये पर्टिकुलर सिद्धांत है जो समाज के लिए होना चाहिए। अब मनुष्य की क्षमता किस पर निर्भर करती है, देखो मनुष्य की क्षमता यानी योग्यता तीन बातों पर निर्भर करती है। पहला है शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकार, और तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयत्न। तो देखिए अब इनका मतलब समझा रहा वो कि शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिसके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। और अंत में तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों से निस्संदेह मनुष्य समान नहीं होते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? ये क्या कह रहा है, ये जो तीन कारण बताएं इन दृष्टियों से निस्संदेह आप देखो तो समाज में कोई मनुष्य समान नहीं होता, परंतु इन्हीं विशेषताओं के कारण लोगों ने क्या कर दिया, समाज में वर्ग बांट दिए और उनके साथ असमान व्यवहार किया जाने लगा। समता के विरोध करने वालों के पास इस बात का आखिर क्या जवाब है? बाकी बाद में। धन्यवाद।